નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ્સ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, દરેકે દરેક ક્રિકેટરના જીવનમાં અથવા તો કોઈ પણ ખેલાડીના જીવનમાં કોચનું મહત્ત્વ બહુ હોય છે. અને ક્યાંક આપણે સચિન તેંડુલકરની વાત કરીએ કે રોહિત શર્માની વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમના કોચિસના નામ એમની સાથે કનેક્ટ થતા હોય છે. એમને આટલા મોટા વ્યક્તિ અથવા ખેલાડી બનાવવામાં કોચનો ફાળો બહુ મહત્ત્વનો હોય છે. આજે એક વાર કોચ વિશે આપણે વાત કર્યું છે. લાડ સાહેબ જેમનું નામ છે કે જેમને તાજેતરમાં જ દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ કોચ સાથે એમની સાથે ઘણી બધી વાતો કરવી છે. વાતો શરૂ કરીએ એ પહેલાં આવો નજર નાખીએ એક નાનકડા રિપોર્ટ પર. અત્યારે ક્રિકેટ હોય કે ટેનિસ, કોચિંગ એક સારા ખેલાડીને તૈયાર કરવા માટેનું અવિભાજ્ય અંગ છે. કોચ વગર ખેલાડી અધૂરો છે, અને તેમાંય ક્રિકેટ જેવી રમત કે જે કોસ્ટલી પણ છે અને સાથે જ ખૂબ મહેનત માંગી લે તેવી છે, ત્યારે સારા કોચનું હોવું જરૂરી છે. આજે આપણે એક એવા કોચ વિશે વાત કરીશું જેમનું નામ છે દિનેશ લાડ, કે જેમણે 2022માં ભારત સરકારે દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા છે. અને ખાસ કરીને ભારતીય ક્રિકેટના સિતારા અને અનેક સિદ્ધિઓના માલિક એવા રોહિત શર્માના શરૂઆતમાં તેઓ કોચ રહી ચૂક્યા છે. તેમના હાથ નીચે શાર્દુલ ઠાકુર અને બીજા ઘણા ક્રિકેટર્સ તાલીમ લઈ રહ્યા છે. પણ તેમની એક પેશન છે. ભારતમાંથી નાના બાળકોને તેમની એકેડેમીમાં તાલીમ માટે બોલાવે છે અને તાલીમ આપે છે. તેમાં ગુજરાતના પણ ખેલાડીઓ છે, જેમાં અમદાવાદ, નડિયાદ અને અલગ અલગ જગ્યાના ખેલાડીઓનો સામેલ છે. તો આ ક્રિકેટ માટે સમર્પિત કોચની સાથે આજે આપણે કરીશું વાત. दिनेश जी, सबसे पहले तो गुजरात न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है. थैंक यू. और जब हमने आपकी जो ये सब चीज़ें देखी, हमारे लिए तो खैर हम बरसों से क्रिकेट के साथ जुड़े हैं. कोच क्या होते हैं, कोच किस तरह से हमको भगाते थे, दौड़ाते थे, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल याद है. ये जो आपका पैशन है, मैं बाकी सब बातें भी करूँगा, लेकिन जो आपका पैशन है कि जो आप यंग टैलेंट को हंट करते हो और उनको फिर आप ट्रेन करते हो या तो खिलाड़ी बनाते हो, ये पैशन के बारे में मुझे बताइए पहले. ऐसे हो गए कि जब मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, मैं 10वीं के बाद में क्रिकेट मेरा स्टार्ट हो गया. नहीं, लेदर बॉल क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट गलियों में खेलता था. बट हमारे यहाँ के एक सीनियर मेंबर थे, उन्होंने कहा अरे तुझे मैं आचार्य सर के, जो तेंदुलकर के सर है, रह चुके हैं, उनके पास लेके जाता हूँ. तो मैं उनके पास गया. जब मैं उनके पास गया तो मेरे पास कैनवस के शूज थे, फटी हुई ट्रैक पैंट थी, टी शर्ट. और जब ही मुझे पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं बॉलिंग बैटिंग करता हूँ. तो मुझे देखा उन्होंने बॉलिंग बैटिंग करते हो, पहली बार लेदर बॉल से डाल रहा था, बट अच्छी बॉलिंग गिरी. सर खुश हो गए, बोले कल से आ जाना. दूसरे दिन मैं गया तो सेम कपड़े, वैसे कपड़े थे, कैनवस के शूज थे. उन्होंने कहा, पूछा मुझे ये शूज नहीं चलेंगे. मैं बोला सर मेरे पास तो नहीं है. तो उन्होंने कहा यार ठीक है. तो उन्होंने अपने पॉकेट से 400 रुपए निकाल के मुझे दिए और उन्होंने कहा कि आप शूज ले लेना अच्छे जाके. और तीसरे दिन मुझे उन्होंने कपड़े ला के दिए. यानी मेरा क्रिकेट जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गया. उस वक्त मुझे पता है कि मुझे 7 रुपीज भी नहीं थे फीस भरने के लिए. तो जो मेरे गुरु ने किया था, जो मेरे गुरु आचार्य सर जो उन्होंने किया था, यानी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्री कोचिंग दे रहे थे. और मैं तो अनएक्सपेक्टेडली मैं कोचिंग में आया. मेरा कोचिंग करने का कुछ ऐसा था ही नहीं. बट अनएक्सपेक्टेडली मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा मुंबई में बहुत सारी जगह पे अप्रैल में कैंप्स रहते हैं और उस कैंप में कोचेस चाहिए थे. तो मैं रेलवे में था और रेलवे में अभी मैं ये बता सकता हूँ कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें हाफ डे मिलता है. तो मुझे दोस्त ने कहा तुझे हाफ डे तो मिल रहा है, चल कोचिंग करना, तो उसमें क्या है. तो मैंने शुरू में तो मैं मना ही कर रहा था, मतलब मुझे क्या कोचिंग आती है, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था. और अनएक्सपेक्टेडली मैंने हाँ कर दिया उसको. जब मैंने कोचिंग शुरुआत की, 1.5 महीने का कोचिंग कैंप था अप्रैल और मई में. और जब कैंप खत्म हो गया, कैंप खत्म होने के बाद हमें 550 रुपये दिए गए. 550 देने के बाद मैं निकल रहा था. उसमें उसी वक्त उस प्रबोधन गोरेगांव में जहां पर मैंने कोचिंग की थी, शुरुआत की थी, वहां के प्यून मेरे पास आए. मुझे कहा कि आपको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है. मैं गया उनके पास. तो मेरे लिए वो शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मैंने क्या किया था पता नहीं. उन्होंने इमीडिएटली मुझे पूछा आप रेगुलर कोचिंग करोगे क्या. मैंने सोचा कि मैंने क्या किया था इतना मुझे रेगुलर कोचिंग के लिए बुला रहे, क्योंकि हम 18 कोच थे टोटल. और उस 18 कोच में मुझे उन्होंने ऑफर की थी. तो मैं शॉक हो गया. मैंने दोस्त को कहा कि यार मुझे बुला रहे.
हालांकि मुझे हाफ डे मिल रहा था, तो मैंने बोला, चलो चांस ले रहा। और उस वक्त मैंने मेरी कोचिंग की शुरुआत की 1993 में। और 95 में मैंने जो स्कूल को कर रहा हूँ अभी, जो 30 साल से एक ही स्कूल पकड़ा हुआ, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल गोराई में, बोरोली में। और स्कूल को मैंने 95 में चालू किया। और मेरे कोचिंग के लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि जिस स्कूल को मैं कोचिंग कर रहा था, हम मुंबई के एक स्कूल है शारदाश्रम स्कूल, जिसको स्कूल को कोच थे हमारे गुरु आचरेकर सर। और 1999 में सबसे बेस्ट टीम तो शारदाश्रम ही होती थी पूरे मुंबई के सर्किट में। और उनको हमने हराया। मेरे बाजू में मेरे गुरु बैठे थे, उन्होंने सिर्फ मेरे पीठ पे हाथ रख कर वेल डन। और वो वेल डन से मुझे चालना मिले। और उस वक्त उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ऐसे मैं कहूंगा। अब दिनेश सर, चलो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आपकी सफ़र जो अब तक की है, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए आपको ये किया गया और द्रोणाचार्य अवार्ड आपको दिया गया, कैसी रही सफ़र और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी आए जो कि आपकी लाइफ में माइलस्टोन बन गए या तो कोई मील के पत्थर बन गए कि हाँ यार ये खिलाड़ी करके, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए सर। जैसे कि मैंने 95 में जब स्कूल को चालू किया, तो 99 में ऐसी बात होगी कि जैसे मैंने मेरी शुरुआत अप्रैल मई के कैंप से किए थे। तो अप्रैल मई में हमारे बोरोली में कैंप था। और वहाँ के कैंप वालों ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, 16। और अंडर 10 में मैंने मेरे स्कूल की टीम पार्टिसिपेट करे थे। हम लोग फाइनल पहुंच गए थे। फाइनल पहुंचने के बाद सामने वाली टीम वहां की जो कैंप के जो लोग थे उनकी थी। और उस टीम में मैंने रोहित को देखा। 10 ओवर की मैच थी, उन्होंने कुछ 67 रन बनाए उनके टीम ने, और हमने चेस किए। और जिस तरह से रोहित ने गेंदबाजी की, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि स्कूल नई नई थी मेरी भी, मुझे प्लेयर्स भी चाहिए। तो मैंने रोहित को बुलाया और पूछा कि बेटा स्कूल में मेरे आ जाएगा क्या। तो मुझे कहा, मैंने कहा कि उस तेरे पेरेंट को बुलाना। तो उसके पेरेंट यहाँ पर बोरेली में नहीं रहते थे, वो डोंबोली रहते थे। तो मैंने पूछा कि कौन है, किसके बात। तो बोले मेरे चाचा के घर पे रहता हूँ। तो चाचा को बुलाया मैंने, और उन्होंने कहा कि आपका भतीजा मुझे अच्छा लगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे स्कूल में डाल दीजिए। वो आ गए थे 2 जून को स्कूल में। फॉर्म वगैरह लेने के बाद मुझे उन्होंने स्कूल की फीस पूछी। तो कुल स्कूल की फीस 275 रुपीज थी। तो इमीडिएटली मेरे हाथ में फॉर्म दे दिया। मुझे कहा, सर नहीं, हमको इतनी तो फीस हम लोग भर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस स्कूल में जा रहे हो 30 रुपीज फीस है। तो कुछ पता नहीं मुझे क्या लग रहा था, ये लड़का अपने स्कूल में होना चाहिए। तो मैंने फॉर्म लेके फिर मेरे ओनर के पास गया, हमारे स्कूल के ओनर के पास। उनको कहा कि ये इस लड़के का आपने एडमिशन तो करवाया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको फ्री शिप दिया जाए। तो सर ने इमीडिएटली फॉर्म लेके उसको लिखा, ग्रांटेड फ्री शिप। और उसके बाद रोहित आ गया। रोहित एज एन ऑफ स्पिनर आया था। 1 साल के बाद जब मैंने उसको नॉकिंग करते हुए देखा, बैटिंग नॉक कर रहा था, तब मैंने बोला, अरे ये बॉल बैटिंग भी अच्छा कर ले रहा है। तो मैंने उसको नेट में बैटिंग करवाई। और जिस तरह से उसने बैटिंग की, तो हैरिशल की मैच थी अंडर 16 की, हालांकि वो 13 साल का ही था। तो उसने कोई 30-40 रन बनाए, अच्छे बनाए। तो हालांकि हम लोग मैच हार गए हो। जब गाइड शील्ड की टूर्नामेंट चालू हो गया अंडर 14 की, तो मैंने कहा कि उसे ऊपर बैटिंग देना चालू कर दिया। और जब मैच आई, तो मैच में मैंने कहा तू ओपन करेगा, तो बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद मैंने उसे ओपन के भेजा। और उस मैच में उसने 140 रन की पारी खेली। और उसके बाद रोहित शर्मा वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बना, ऐसे मैं कहूंगा। हालांकि सब लोग कहते हैं कि आपने उनको बनाया, मैंने किसी को बनाया नहीं। मैं सिर्फ, मुझे पता था ये बच्चे के अंदर कुछ तो टैलेंट है, उसको प्रमोट करना चाहिए। मैं प्रमोट करते गया, मैंने किसी को बनाया नहीं है। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे मैंने देखा था हमारे अगेंस्ट मैच खेलते हुए। उसके पेरेंट को मैंने कहा कि आप मेरे स्कूल में डालिए। तो शार्दुल ठाकुर रहता था पालघर, यानी मुंबई से, बोरोली से 3 घंटे की दूरी पे था। तो उन्होंने मना कर दिया, 3 घंटा जाना, 3 घंटा पॉसिबल नहीं है। और 10th में गया है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता नहीं कि उस वक्त मैंने शार्दुल को देखा, बहुत तेज डाल रहा था, यानी उस सर्किट में, मुंबई सर्किट में सबसे तेज मुझे लगा वो उस वक्त स्कूल क्रिकेट में। तो मैं उनके बहुत पीछे लगा। ऑलमोस्ट उनको 22 फोन कॉल किए कि आपने क्या तय किया, लेकिन उनका एक ही जॉब था कि 6 आवर्स ट्रैवलिंग है, 10वीं में है, तो छोड़ दो सर मत। और मुंबई में कहाँ रहेगा फिर, वो भी प्रॉब्लम है। मुंबई में अगर रखना है तो एक दिन मैं मेरे वाइफ के साथ बात कर रहे थे। मैंने वाइफ को एक सिर्फ ऐसे एक हल्के आवाज में पूछा कि एक लड़का है, उसे घर पे रखना है, तो रख सकते हैं क्या। तो वाइफ ने कहा कि तुम्हारा घर है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही इमीडिएटली मैंने फोन उठा के शार्दुल के पेरेंट को फोन किया। शार्दुल मुंबई आ गया, देश के लिए खेला।
वैसे हरमीत वाह। सिंह एक लड़का जो अंडर 19 इंडिया के लिए खेला था वर्ल्ड कप, आज वो यूएसए के लिए खेल रहे हैं, यूएसए के लिए वर्ल्ड कप भी खेला T20 अभी। वो उसको भी मैंने ऐसे स्कूल में लाया था। मेरा बेटा भी आपको पता है सिद्धेश लाड़, जबकि अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी इंडिया ए तक पहुंचा है। अगर आपका आशीर्वाद हो तो खुदा ना वास्ता वो इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए। और मेरे जिस स्कूल को मैं कर रहा हूँ उस स्कूल को मैं 30 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, और 30 साल में ऑलमोस्ट 98 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में खेले अब तक। अच्छा, एक थोड़ा सा सेल्फिश सवाल पूछ लेता हूँ सर। रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, आपने बहुत बड़े बड़े नाम तो गिनाए। इस वक्त आपके संबंध उनके साथ कैसे हैं? क्योंकि अभी तो बहुत बहुत बड़े स्टार हो गए, तो ये तो जानने की जरूर ये रहती है कि भाई अभी वो कोचिस का कितना सम्मान करते हैं, कैसे मिलते हैं, या तो क्या रिलेशन है सर? संबंध तो है अच्छे हैं, लेकिन उनका टाइम शेड्यूल बिजी रहता है। वो मुंबई साइड में रहते हैं, मैं तो बोरोली रहता हूँ। आना जाना फोन पे कभी कभार बात हो जाती है शायद, यानी ज्यादा तो बात होता ही नहीं कि बिकॉज कि वो अपने क्रिकेट में बिजी है, मैं मेरे कोचिंग में बिजी रहता हूँ। संबंध तो अच्छे ही है, संबंध खराब नहीं है हमारा। और दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ कि कोच कोच जो भी होता है उसके जीवन में तो खैर उनको तो कोचिंग ही देना है, और सितारे जो आगे बढ़ते हैं उनको देखना है। खास करके ये जो आपने मुहिम छेड़ी है कि आप बच्चों को इस तरह से अलग अलग जगह से पिकअप करते हैं और उनको आप ट्रेन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा और ज्यादा समझाइए। क्योंकि आपने गुजरात में से भी कुछ बच्चे लिए हैं, कुछ दूसरे स्टेट्स में भी बच्चे लिए हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे इनको आप मैनेज करते हो फाइनेंशियली? और दोनों चीज में बता रहा हूँ कि एक तो ट्रेनिंग देनी वो भी है और फाइनेंशियली भी है जी। बेसिकली ऐसे हुआ कि 28 साल हुए, मैं कोचिंग तो फ्री कर रहा था 28 साल से स्कूल से। मैंने ना कभी पैसे लेना किसी पेरेंट्स से पैसे ले, लेकिन 2 साल पहले ऐसी बात हुई, किसी ने मुझे कहा कि आप अगर फाउंडेशन ओपन करते हो तो आपको मदद मिल जाएगी फाउंडेशन के लिए, और आप और बहुत सारे बच्चों को, गरीब बच्चों को आप कोचिंग दे पाओगे, उनका सब देख पाओगे। तो मैंने फाउंडेशन निकाला, बट फाउंडेशन निकालने के बाद अब तक अभी कुछ नहीं। लेकिन ऐसे था कि मैं मुंबई के लिए कोच था अंडर 19 के लिए 2 साल, और जो भी मुझे पैसे मिल रहे थे वो मैं डाइवर्ट कर रहा था ये बच्चों के लिए। हालांकि ये बच्चे सब आपके गुजरात के तीन, और ये तीनों लड़के हाईली टैलेंटेड लड़के हैं। अगर भगवान ने चाहा, अगर वो बच्चे फोकस रहेंगे तो डेफिनेटली वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन टाइम है उसके, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं वो। बट ये बच्चे आगे जाके अगर फोकस रहेंगे, पेरेंट अगर पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। तो कैसे हुआ कि मैंने, एक कोई बच्चे मेरे पास पेरेंट लेके आए थे, जब मैंने देखा तो वो अच्छा टैलेंट लगा, तो मैंने उनको कहा कि आप मुंबई में इनको शिफ्ट करो। लेकिन उन्होंने कहा सर मुंबई में शिफ्ट हमारे लिए घर नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया यार इतना अच्छा टैलेंट है, टैलेंट खराब नहीं होना चाहिए। तो मैंने मेरे बेटे से बात की, बेटे को कहा कि ऐसे ऐसे मैं नहीं करना चाह, ये बच्चों को मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे तो मिल रहे थे, अच्छा पैसे मिल रहे थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, अच्छा पैकेज था। तो मैंने कहा चलो यार ये बच्चों को यहाँ पर है। तो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 19 बच्चे, और टोटल टोटल 22 बच्चे हैं ये, उसमें से 5 फैमिलीज बाहर की है जो मुंबई में मैंने उनको लेके आया, उनको स्कूलिंग में करवा रहा हूँ, उनके उनको घर लेके दिया हूँ रेंट पे यहाँ पर मुंबई में बोरोली में। वो घर पे अपनी फैमिली के साथ ही बच्चे रह रहे, और हाईली टैलेंटेड बच्चे बहुत। अगर उनको अच्छा इंफ्रा मिला तो फ्यूचर में वो बच्चे आगे जाके एक टॉप लेवल का क्रिकेटर बन सकते हैं, ऐसे मुझे 100% गारंटी है। एक तो बात है कि रोहित शर्मा टाइप ऑफ जो आपने प्रोड्यूस किए हो तो आई मीन वर्ल्ड फेमस है, उसमें तो कोई बात नहीं, द वे ही प्लेज। एंड अभी का जो क्रिकेट है, जो हमने टेस्ट मैच की स्थिति देखी और जो इस वक्त का क्रिकेट चल रहा है, ये दोनों के बीच में आपको लगता है कि कहीं ब्रिज की ज़रूरत है? क्योंकि फास्ट क्रिकेट एंड द रेड बॉल क्रिकेट, आई थिंक इट इज़ गेटिंग, थोड़ा दूरी बनती जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मैं शुरू से मैं कहते आया हूँ कि T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, ये क्रिकेट में तो कहीं कभी कहता ही नहीं हूँ T20 क्रिकेट को। मेरे लिए एंटरटेनमेंट लगता है, क्योंकि लोगों को खुशी होती है जब सिक्सर मारते हैं, जब बाउंड्रीज मारते हैं, वो देखने के लोगों को। और वो जो जिस तरह शॉट्स खेलते हैं मुझे देखने को बहुत खराब लगता है क्रिकेट देखने में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो आप अगर शॉट खेलते हैं, अगर आप कवर रेस खेलते हैं और स्ट्रेट रेस, तो आपके मुंह से इमीडिएट बात निकल है व्हाट अ शॉट करके हम लोग बोलते हैं सर। तो ऐसे क्रिकेट में देखने मजा आता है। और देखिए क्रिकेट
तो वही है। अगर आपने देखा होगा कि जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे टेस्ट क्रिकेट में। आपने नतीजा भी देखा क्या हुआ, किसी को डिफेंस करने नहीं आ रहे हैं, अपने बल्लेबाजों को बहुत खराब लग रहा है। एक जमाने में ऐसा था कि स्पिनर्स को हमारे प्लेयर दादा के जैसा बैटिंग करते थे, आज देखने का तो आज इतना खराब लगा। निशित रेड्डी रिवर्स स्विप करके आउट हो रहा है, यानी कितना खराब लग रहा है देखने में। इनके पास डिफेंस नहीं करके, इसका कारण T20 क्रिकेट है, क्योंकि इनको फास्ट, उनके माइंडसेट में सब आ गया है कि बॉल दिखा तो आपको मारना है, बस यही चीज होते जा रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि नहीं तो ऐसे एक बात होगी तो अच्छा होगी कि टेस्ट क्रिकेट के लिए आप डिफरेंट टीम बनाओ, एग्जैक्टली। जिसके कारण हाँ ऐसे होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट जैसे कि बाकी कंट्रीज कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका आप देखो या आप ऑस्ट्रेलिया देखो, वहां पर एक आध दो प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बाकी प्लेयर सब T20 के लिए उनके अलग क्रिकेटर है, 50 ओवर्स के लिए अलग क्रिकेटर है और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग क्रिकेटर है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे लग रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो इंडियन का क्रिकेट बहुत धोखे में, ऐसा मैं कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आती है, शिवालकर साहब थे, आपको आप तो जानते होंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी विकेट लेते, मैं एक बार मिला था, उनकी जो फिंगर्स है वो पूरी चौपट हो मीन्स इस पे ये हो गई थी। और इस तरह की स्थिति में पूरे वंश कभी टेस्ट नहीं खेल पाए। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, आईपीएल में आपने अच्छा खेला, आपने टेस्ट मैच में एंट्री मार ली, और जो खिलाड़ी 4-4 दिन 5-5 दिन तक जो रणजी ट्रॉफी के इतने सारे मैचेस के बाद मैचेस खेलते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा दे आर गेटिंग डिजेक्टेड। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज कि आपने देखा होगा कि आजकल T20 में आप अच्छा परफॉर्म डायरेक्ट टेस्ट टीम में आ रहे हैं, लेकिन जो रणजी ट्रॉफी में इतना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कंसिडरेशन ही नहीं मिल रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अलग टीम बननी चाहिए, जाने की सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए वही जो अभी टेस्ट 4-4 दिन बहुत सारे बच्चे बैटिंग अच्छा कर रहे हैं, कितने 100 रन की पारियां खेल रहे हैं, 200 रन बना रहे हैं, उनको आप मौका ही नहीं दे रहे हो। और जो T20 क्रिकेट में अच्छा करे उनको आप मौका दे रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर टेस्ट क्रिकेट की टीम अलग बनाएंगे तो हम लोग फिर से टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। हम फिर से लाड साहब के मिशन पे आते हैं। लाड साहब, यहाँ से स्काई इज द लिमिट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसके लिए जितना करोगे उतना कम है। क्या करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में, बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, खास करके जो एडप्ट करके उनको जो आगे ले जाना चाहते हैं, जो मिशन है आपका, उसके बारे में और आगे क्या करना चाहते हैं यहाँ से? देखिए आगे तो ऐसे देखने गया तो मुझे अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुझे एक जगह दी है बोरीवली में, यहाँ पर दहीसर में। बट वो जगह कैसे रेंटेड जगह है, और रेंटेड जगह के लिए मैं तो किसी से पैसे लेता ना कुछ नहीं लेता, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। बिकॉज कि मुझे रेंट भरना है जगह का, मुझे मालिक का खर्चा है, देन मुझे वहां पर वॉचमैन है उनका खर्चा है, उधर पूरा ग्राउंड का मेंटेनेंस का खर्चा है, एक तो कोच रखे उनका खर्चा है, ये बच्चों का भी खर्चा है। तो थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने मुंबई क्रिकेट छोड़ने के बाद मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे फाउंडेशन को अगर कोई सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं 100% गारंटी, क्योंकि मैंने आज तक जो बच्चे देखे वो टॉप लेवल के क्रिकेटर ही बने अब तक। रणजी ट्रॉफी बन खेले हैं, एज ग्रुप क्रिकेट अच्छा खेले है, तो मैं चाहूंगा कि ये बच्चों को अगर इंफ्रा अच्छा मिला तो फ्यूचर में इसमें से 22 में से 8 से 9 बच्चे, पता नहीं, बट मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकेंगे फ्यूचर में, अगर वो फोकस रहेंगे तो। अच्छा, अब ये एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ कि जो इस वक्त आपके साथ जो बच्चे खेल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रणजी लेवल और ऑल दैट, कौन से ऐसे खिलाड़ी है कि जो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इंडिया खेल सकता है, या तो ये आईपीएल तक खेल सकता है? अभी तो बच्चे हैं वैसा। एक सुवेद पारकर करके लड़का था जिसने डेब्यू में 252 रणजी ट्रॉफी में किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उसका थोड़ा परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो उसको इस मौका नहीं मिल रहा है। बट वो लड़का एक मुझे हाईली टैलेंटेड लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं, हालांकि मैं मेरे बेटे के बारे में बोलना गलत होगा शायद से, मुझे लग रहा है। बट हाँ, मेरा बेटा भी उस टेस्ट क्रिकेट के लिए एक हाईली कंटेंडर लड़का है। बिकॉज आपने देखा होगा ये साल उसने 5 मैचों में 300 किए, एक 80 रन बनाए हैं।
और आपको तो पता है कि उसे क्राइसिस मैन कहा जाता है कि जब जब मुंबई का प्रॉब्लम होता है, मुंबई 40 पे 3 विकेट, 50 पे 4 विकेट, 100 पे 5 विकेट, इस वक्त वो उसने 100 बनाए अब तक। और मुझे पता है कि 3 या 4 साल पहले द ग्रेट सुनील गावस्कर सर ने भी उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था कि सिद्धेश लाड को आप अमूल मुजुमदार मत कीजिए, क्योंकि सिद्धेश का इंडिया ए के लिए भी चयन नहीं हो रहा था उस वक्त। गावस्कर सर ने बहुत उसके लिए बात की थी। चलिए, क्योंकि ये तो मैं फिर से डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करूंगा और ये बात भी करूंगा। थोड़ा सा शॉर्ट में, शार्दुल ठाकुर, रोहित शर्मा, वे अहेड क्या दिखता है आपको? देखिए, रोहित तो मैंने कहा ना कि शुरू में जब रोहित ने T20 क्रिकेट में जब रिटायरमेंट ली थी, तभी मैंने कहा था बहुत सारे चैनल को कि उसने रिटायरमेंट ली, अच्छी बात है, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी और 2027 का वर्ल्ड कप था। तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये दोनों उसको जीतना है, क्योंकि धोनी के बाद उसको बनना था कि उसके हाथ में वर्ल्ड कप देखना है 50 ओवर का, देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाहर गए और उसके बाद उसने रिटायरमेंट ली। बट अब तक उसने शार्दुल, सर शार्दुल कहाँ तक जा सकता है? शार्दुल का तो अभी और 1 आध साल में उसका मालूम पड़ेगा वो कहाँ तक अभी जाता है। अभी उसका एज फैक्टर भी फास्ट बॉलर के लिए तो फिटनेस चाहिए, वो फिट तो है, लेकिन अभी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। अभी रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन शार्दुल को और 2 साल शार्दुल खेल सकते हैं अच्छा क्रिकेट। ओके सर। दिनेश लाड सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि डेफिनेटली आई विल ज्वाइन यू अगेन। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस वेरी सून, और हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गाइडिंग अस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। તો દોસ્તો, આ હતો આજનો કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં ક્યાંક એમ લાગે છે કે એક કોચનું કામ શું હોય છે, એના ઉપર કેટલા પ્રેશર હોય છે. ભલે આપણે કોચ વિશે બહુ સામાન્ય રીતે ટીકા કરી દેતા હોય, પણ એના માઇન્ડમાં શું ચાલતું હોય છે માત્ર કોચ જાણતો હોય છે. ફરી મળીએ ત્યાં સુધી અશોક મિસ્ત્રીને રજા આપશો. નમસ્કાર.